अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे जब मुझे एक नया घर लेना पड़ा। मैं और मेरी बीवी राबिया कराची के एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन जगह छोटी थी और राबिया हमेशा कंप्लेन करती थी कि एक बड़ा घर होना चाहिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी उतनी भी पूरी नहीं थी कि एक बेहतर घर अफोर्ड ना कर सकूँ। लेकिन नए घर का ख्याल मुझे हमेशा थोड़ा डराता रहा है। पता नहीं क्यों मुझे नए घर में बसने का आइडिया कभी पसंद नहीं आया। लेकिन राबिया की खुशी के लिए मैंने एक अच्छा एरिया ढूंढना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन, गुलशन जैसे कई जगहें देखी, लेकिन जो घर हमें सबसे बेहतर और बजट में लगा वो एक पुरानी कॉलोनी में था। उस कॉलोनी का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, लेकिन घर बहुत ही स्पेशियस था। 3 बेडरूम्स, एक बड़ा लाउंज और एक खूबसूरत सा लॉन भी था। सब परफेक्ट लग रहा था। बस एक बात अजीब थी। जब मैं और राबिया पहली दफ़ा इस घर को देखने गए तो एक पड़ोसी, एक बूढ़ा अंकल जो फ़ौरन सामने वाले घर से निकला, हमें अजीब तरीके से देख रहा था। वो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर अच्छा है लेकिन हर जगह किसी के लिए नहीं होती। उस वक्त मुझे लगा शायद बस पुरानी सोच वाले अंकल हैं जो नए लोगों को पसंद नहीं करते। मैंने बात ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और घर ले लिया। शुरू के कुछ दिन, पहले 3-4 दिन सब कुछ ठीक था। हम नए घर को सेट कर रहे थे, नए फर्नीचर और नए पर्दे लगा रहे थे। राबिया खुश थी और बस ये देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा था। लेकिन छठा दिन आते ही अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। सबसे पहला वाक़या एक रात को हुआ जब राबिया किचन में रात के तकरीबन 12 बजे पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। किचन की विंडो के बाहर कोई खड़ा था। मैंने फ़ौरन जाके चेक किया, कोई नहीं था वहाँ पर। मैंने कहा कि शायद कोई वहम या दरख्त का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन राबिया ज़िद कर रही थी कि उसने सच में किसी को देखा है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरी रात जब मैं लेट नाइट ऑफिस से वापस आया तो मुझे खुद घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे क्लियर आवाज़ आई। कोई अंदर से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। कोई अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं एकदम से जम गया। मुझे समझ नहीं आया कि अंदर कोई कैसे हो सकता है। राबिया तो अपने माँ के घर गई थी। मैंने हिम्मत की और धीरे से अंदर घुसा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लगा शायद कोई चूहा या जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं लाउंज से गुजरा एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। और ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये एक अजीब बुरी तरीके से गुनगुनाने वाली औरत की हंसी थी। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा धीरे से हिलता नज़र आया, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बढ़ गईं। कभी बेड के नीचे से गिरती चीज़ों की आवाज़ आती, कभी रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी राबिया को लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब मैं और राबिया सो रहे थे तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिर के बिल्कुल करीब खड़ा है। जब अचानक आँख खुली तो एक परछाई सी दिख रही थी बिल्कुल बेड के पास। लेकिन जैसे ही मैंने बेड के पास वाला लैंप जलाया, वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद राबिया ने ज़िद पकड़ ली, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये घर ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा था, इसलिए मैंने पड़ोसी अंकल से दोबारा पूछा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा इस घर में जो पहले रहता था
उसकी बीवी ने यहाँ अपनी जान दे दी थी। रात के 3 बजे अब भी उसकी रूह घूमती है। और ये सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसी दिन हमने फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमने नया किराए का घर ढूंढ लिया। और जब हम फाइनल दिन अपनी चीज़ें पैक कर रहे थे तो घर के एक कोने से एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत की तस्वीर जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे राबिया के कहने पर किचन के बाहर कोई था। उसकी आंखें सीधा जैसे हमें घूर रही हों, जैसे कह रही हों तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते अब। आज भी जब कभी कभी रात के 3 बजे आँख खुलती है तो महसूस होता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। उस घर से दूर चले गए हैं हम, लेकिन आज भी लगता है कि कोई ना कोई हमारे आसपास ही है। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये तकरीबन 5 साल पहले का है। मैं उस दिन बीमार महसूस कर रहा था और कॉलेज से जल्दी घर आ गया था। मेरे घर का माहौल कुछ इस तरह था। मेरा घर एक घने जंगल के दरमियान था, बिल्कुल तन्हा। करीबी हमसाए करीबन 3 मील दूर थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैं बिल्कुल अकेला था। घर के सब लोग या तो स्कूल या काम पर गए हुए थे। आसपास का जंगल एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। आमतौर पर चिड़ियाँ चहक रही होती हैं या हवा की हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, मगर आज हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जब मैं अंदर गया तो कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद बुखार की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता था कि गाड़ी चलाने की थकान भी होती। तकरीबन 3 बजे के करीब मैंने आराम करने का सोचा। हल्के फुल्के कपड़े पहने और सोफ़े पे लेट गया। चंद लम्हों में मेरी आंख लग गई। 2 घंटे बाद मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। मुझे ऊपर मंजिल पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एकदम से घबराहट होने लगी मुझे तो पता था कि घर में मैं अकेला हूँ। फिर भी मैंने अपने घर वालों को मैसेज भेजा और पूछा कि क्या कोई घर आ गया है, लेकिन सब ने कहा कि वो अभी तक बाहर ही हैं। मुझे लगा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा मैंने, इसलिए मैं दोबारा सोना चाहता था। मगर फिर सोने से पहले मैंने एक गिलास पानी पीने का फ़ैसला किया। जब मैं किचन से वापस आ रहा था तो मुझे सीढ़ियों के सामने से गुजरना पड़ता था। जैसे ही मैंने पहला कदम सीढ़ियों के पास रखा, मेरा दिल डूब गया। उस वक्त एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मेरी एक नन्ही सी बकरी थी। ये सुनते ही मेरी रगों में खून जम गया। आवाज़ अजीब सी थी, बिल्कुल मुख्तलिफ, जैसे कोई पुरानी कैसेट की आवाज़ हो या जो डिस्टोर्ट हो चुकी हो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा डर महसूस हुआ। पाँव जिस्म एक ही जगह जम गया था ये आवाज़ सुनकर। सांस रुक गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। सामने एक अंधेरी गैलरी थी। मुझे खुद पे हैरानी हुई, लेकिन मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जाना चाहिए। जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा, अचानक बहुत तेज़ ठंड महसूस होने लगी। एक अजीब सा डर दिलो दिमाग पे छा गया। मेरी रगों में एक अजीब सी सरगोशी होने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा वहाँ से भागने का दिल तो चाहा, लेकिन जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पता नहीं वो कोई असर था या मेरा अपना डर, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। अगर इसकी कोई मिसाल दूँ तो ऐसे समझ लो जैसे तुम समंदर के बीच एक छोटी सी नाव में हो और तुम्हारे पास एक शिकारी मगरमच्छ चक्कर काट रहा है। अचानक जैसे ही मेरी ताकत वापस आई, मैं तेज़ी से भागा, सीढ़ियों से गिरता पड़ता नीचे आया और फ़ौरन घर के बाहर भाग गया। 15 मिनट तक मैं सिर्फ वहीं खड़ा रहा। सांस फूल चुकी थी जब मेरी
अम्मी घर आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने कोई बहाना कर दिया। आज तक मैंने दोबारा कभी ऐसी चीज़ महसूस नहीं की। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि इस वाक़ये को किसी तरह समझ सकूँ, लेकिन हर बार नाकाम रहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो ये कि मैं भागने के बजाय उस आवाज़ की तरफ क्यों गया। शायद वो कोई मासूम सी रूह थी जो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक और ख्याल भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और शैतानी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं शुरू में ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। मैं इस वक्त एक किराए के घर में रहता हूँ जो मेरी फैमिली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये शायद आप मेरी स्टडी की वजह से कह लें या कोई और मसाइल की वजह से, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता। मेरी माँ और भाई एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और मेरे वालिद अभी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। मेरा भाई एक ज़हनी बीमारी का शिकार है जो कभी कभी उसे नाकाबिले पेशगोई बना देता है। वो अभी स्कूल में है जो मामलात को और भी मुश्किल बना देता है। पिछले साल जब मेरी फैमिली ने नया घर शिफ्ट किया था तो मेरी माँ ने वहाँ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी थी। घर में शिफ्ट होने से पहले मेरी माँ और मेरी माँ की कुछ दोस्तें घर साफ़ करने के लिए गई थी। जब वो साफ़ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर दरवाजे के ऊपर एक अजीब सी सुर्ख रंग की 3 कोने वाली स्टिकर लगी हुई है। शुरू में उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर मेरी माँ के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। जब उन स्टिकर को हटा दिया गया तो माँ को महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़ी गलती कर दी हो उन्होंने। इसी वक्त पंखों ने खुद ब खुद चलना और बंद होना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने जिसे हायर किया था, यानी एक पेंटर जो घर में पेंट कर रहा था, वो घर के अंदर अकेला दीवारें पेंट कर रहा था जब मेरी माँ खाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने पेंटर को मैसेज भेजा कि वो वापस आ चुकी हैं। कुछ देर बाद उनको एक अजीब सा जवाब मिला, बस रुक जाओ। ये जवाब न सिर्फ बदतमीज़ी थी बल्कि बहुत अजीब भी लगा। माँ ने सोचा कि शायद वो वाशरूम में होगा। कुछ देर बाद जब माँ ने फिर नॉक किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब वो निकलने लगा तो माँ ने कैजुअल तरीके से पूछा कि क्या उसने पहले नॉक की आवाज़ नहीं सुनी थी। और जो मैसेज उन्होंने उसको भेजा था उन्होंने उसके बारे में भी पूछा। उस पेंटर ने हैरत से कहा, मैंने तो आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया और मुझे नॉक की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। मैं अपने मोबाइल पर म्यूज़िक चलाकर पेंट कर रहा था। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। इस घर में अगला वाक़या तब हुआ जब पूरी तरह से इसकी रेनोवेशन मुकम्मल हो गई थी। माँ अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ पहुँची, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों मिलकर ज़ोर लगाने लगी और फिर अचानक दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 बार नॉक की आवाज़ आई, जैसे वहाँ से किसी ने ज़ोर से 3 बार दरवाज़ा खटकाया। जब उन्होंने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। पड़ोसियों से इसके बारे में कुछ पता चला कि इससे पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकी थी यहाँ पर। घर में अजीबोगरीब और ना समझने वाले वाक़यात रोज़ होते रहते थे। जब माँ और भाई ने वहाँ रहना शुरू किया तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गईं। घर में जो भी था वो मेरे भाई में कुछ ख़ास दिलचस्पी लेने लगा था। वो अक्सर सुनता था कि कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। ये सब अभी भी चल रहा है। कुछ और अजीब बातें जो घर में होती हैं, घर की चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं। पानी के नल के खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं।
छत पर से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दीवारों पर बिला वजह खराशें पड़ जाती हैं। माँ का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो इस भूत बंगले से निकलने का इरादा कर चुकी हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं ये निकलना किसी और बुरे वाक़ये का सबब ना बन जाए। जो भी मेरे भाई को टारगेट कर रहा है, शायद वो अब उससे सिर्फ खेल नहीं रहा, शायद अब वो अपनी असली चाल चलने वाला है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और ये वाक़या मेरे साथ पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हुआ, एक नए बने घर में। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 7-8 साल थी। मेरा कमरा बेसमेंट में था और ये तजुर्बा मुझे सालों तक याद रहा और मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ जितना हो सके उतना सही तरीके से याद करूँ। मैं जानता हूँ कि यादें कभी कभी धुंधली हो जाती हैं, इसलिए वो बातें बताऊंगा जिन पर मुझे पूरा यकीन है। मुझे बेसमेंट में रहना कभी पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा से अपना दरवाज़ा खुला रखता था और हालवे की रोशनी जलाए रखता था। ये रोशनी सीधा मेरे बिस्तर के दाएं तरफ की दीवार पर पड़ती थी। जिस दिन हम इस घर में आए, कुछ अजीब हुआ। रात के दरमियान मेरी आँख खुल गई बिना किसी वजह के। ना मुझे बाथरूम जाना था, ना पानी पीना था, बस ऐसे ही आँख खुल गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने फ़ौरन एक लंबी सी औरत का साया देखा जो मेरे बिस्तर से सिर्फ 3 या 4 फुट के फासले पर थी। उसके कंधों तक लंबे बाल थे और वह बिल्कुल सामने की दीवार पर एक काला सा साया और काली सी रोशनी लगती थी। मुझे ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि एक ठीक ठाक शख्सियत थी जो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी हुई थी। उसकी पूरी जिसामत एक काली मास्क की तरह थी, जिसमें कोई भी उसके जिस्म का हिस्सा वाजिया हो नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ उसके बाल दिखाई दे रहे थे। पहले मुझे लगा कि ये मेरी माँ है जो अपनी रात की चादर शॉल ओढ़ के खड़ी हुई है। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, माँ? कोई जवाब नहीं आया, वो बस वहाँ तन्हा खड़ी हुई थी। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में दोबारा कहा, माँ, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया, ना ही वो हिल रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये जो भी है ये क्या कर रहा है? वो सिर्फ वहाँ क्यों खड़ी हुई मुझे घूर रही है। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि उसे छू सकूं, लेकिन मेरी उंगलियों ने हवा के अलावा कुछ महसूस नहीं किया, जैसे कि एक होलोग्राम हो। मेरे हाथ सीधा उसके अंदर से गुजर गए। मेरे 7 साल की सोच इस बात को समझने से कासिर थी। ये सब मेरी समझ से बाहर था। वो मुझे बस एक मूर्ति की तरह नज़र आ रही थी, बिल्कुल बेहरकत। इस वक्त मुझे खौफ नहीं महसूस हुआ, लेकिन मैं अपनी बिस्तर से उठकर उसके करीब जाने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं बस पलट गया और दोबारा सो गया। ये सब कुछ इसी तरह कम से कम 2 मरतबा इसी कमरे में हुआ। हर दफ़ा मैं बेवजह उठता और उसी वक्त ये बेवजह सी औरत को देखता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा सिर्फ इमेजिनेशन है। इसके बाद मुझे कुछ और अजीब तजुर्बे हुए, लेकिन इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि शायद ये कोई गैबी चीज़ थी। कई दफ़ा नींद के दौरान मेरी सांस अटकने लगती थी, जैसे कोई मुझे घूंट रहा हो। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने ये घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं चला गया। आज भी मुझे ये नहीं पता कि असल में उस कमरे में क्या हुआ था, लेकिन ये सोच के मैंने शायद एक भूत को हाथ लगाने की कोशिश की थी और मेरे हाथ उसके अंदर से गुजर गए थे। ये सोचकर मुझे आज भी कँपकँपी सी महसूस होती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है।
ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये अप्रैल 1999 का है। मेरी दादी को मेरी फूफो के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। ये दोनों अक्सर एक साथ शॉपिंग करने जाती थी क्योंकि उनका घर एक दूसरे से बहुत करीब था। मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकती थी, मगर उस दिन मेरी फूफो बहुत सख्त बीमार थी और उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्होंने दादी को फ़ोन किया और कहा कि वो उस दिन उनके साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती। दादी ने कहा कि कोई मसला नहीं, वो बस से चली जाएंगी। मेरी दादी का इलाका आमतौर पर बहुत पुरसकून है, मगर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ सड़कें क्रॉस करनी पड़ती थी। जब वो एक सड़क क्रॉस कर रही थी, एक गाड़ी अचानक मोड़ से आई और उन्हें ज़ोर से टक्कर मारी। दादी सड़क पर गिर गई। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। जो रिश्तेदार आसपास रहते थे वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। अफसोस मेरी दादी कभी होश में नहीं आई और चंद घंटों तक इंतकाल कर गई। मेरी माँ को जब ये खबर मिली वो फ़ौरन शहर आई। मेरे वालिद और मैंने स्कूल से छुट्टियाँ ले ली। 2 दिन गुजर गए और हम वापस अपने शहर लौट आए जो इस जगह से काफ़ी दूर था। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा जब हम दोबारा इस जगह पर आएंगे। चंद महीने बाद, अगस्त का महीना था, मैं 19 साल का था। मेरे घर वाले एक इवेंट पर थे और मैं घर में अकेला था। बाहर धूप थी मगर मैं अपने कमरे में था। पर्दे बंद थे और म्यूज़िक बज रहा था। मेरे कमरे में सब कुछ था, एक पुराना टीवी, एक एसी, एक 5 डिस्क स्टीरियो और एक नया डीवीडी प्लेयर, प्ले स्टेशन और एक पुराना फ़ोन जिससे घुमाकर नंबर डायल किए जाते थे। दोपहर के वक्त जब मैं अपने म्यूज़िक में खो गया था, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मुझे अजीब लगा क्योंकि घंटी की आवाज़ धीमी थी, जैसे धीरे धीरे बज रही हो। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। मुझे लगा मेरी माँ या वालिद होंगे जो मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मगर फ़ोन की दूसरी तरफ एक स्टैटिक नॉइज़ थी। मैंने फिर कहा हेलो। स्टैटिक नॉइज़ के बीच मुझे एक कमज़ोर और जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। मेरी रूह कांप गई। दादी, आप हो? मगर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक थी और फिर लाइन कट गई। मैंने धीरे से फ़ोन रखा और उसकी तरफ देखता रहा। अंदर से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने फिर से म्यूज़िक चला दिया ताकि अपनी सोच को किसी और तरफ ले जा सकूं। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन बजा। इस बार घंटी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप थे जो मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे थे। मुझे तब यकीन हो गया कि पहला फ़ोन कॉल कुछ अजीब था। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और सोच लिया कि ये सिर्फ एक मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। 10 साल गुजर चुके थे। 2009। मेरे माँ बाप अब उसी जगह शिफ्ट हो गए थे जहाँ पहले मेरी दादी रहती थी। मैं एक हफ्ते के लिए उनके पास गया। एक दिन जब मैं लाउंज में टीवी देख रहा था, मेरी माँ ने पूछा, अली ने तुम्हें दादी के भूत के बारे में बताया? मैं चौंक गया। नहीं, क्या मतलब? मेरी माँ ने एक अजीब वाक़या सुनाया जो 2003 में हुआ था। मेरा भाई अली एक छोटी जगह रहता था। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा था, जब अचानक उसकी आंख खुल गई। अंधेरा था मगर उसने देखा कि एक धुंधली शख्सियत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वो एक नीला जोड़ा पहने हुए थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये दादी है। दादी ने धीरे से कहा, लाउंज में कोई है। मगर अली बिल्कुल पुरसुकून रहा। उसने कहा, ठीक है दादी, मैं चेक करता हूँ। जब उसने ये कहा, दादी की शख्सियत गायब हो गई। उसने उठकर लाउंज चेक किया मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने बिस्तर पर वापस सो गया जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना पुरसुकून कैसे रह गया। अगर मैं होता तो मेरी जान निकल जाती। ये कहानी सुनने के बाद मैंने भी अपनी माँ को वो फ़ोन कॉल का वाक़या बता दिया जो मुझे 10 साल पहले मिला था। मुझे लगा कि वो उदास हो जाएंगी कि मैंने इतने साल ये बात छुपाई, मगर इसके बरक्स वो खुश हो गई। वो हर तफसील सुनना चाहती थी। मैंने और मेरे भाई ने उसके बाद कभी दादी का भूत नहीं देखा।
मगर हमें शक है कि वो फ़ोन कॉल और वो दादी का वैसे दिखना, कुछ तो बात है इसमें। मैंने सुना है कि कभी कभी मुर्दा लोग किसी तरीके से अपने आप होने का एहसास दिलाते हैं, मगर अब तक हमें अली का वाक़ये की असल हकीकत समझ नहीं आई। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे बताई है। जब ये वाक़या हुआ तब मैं बहुत छोटा था और मुझे यकीन है कि ये तब का है जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल से कम थी। मुझे इस वाक़ये की सिर्फ कुछ धुंधली यादें याद हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ ने मुझे डरने से बचाने की कोशिश की थी। सबसे पहले कि एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। हमारी फैमिली पूरे मुल्क में फैली हुई है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, हर जगह रिश्तेदारों से मिलने जाता रहता था। इस वजह से हमें सफ़र का बहुत तजुर्बा था। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर अजनबी लोगों को गले लगा लेता था। मैं खुशी और प्यार से भरा रहता था जो बस लोगों तक पहुंच जाता था। अजनबी ऐसा था जिसने देखते ही मैं उसके करीब नहीं गया, मगर सिर्फ एक अजनबी ऐसा था जिसको देखकर मैं उसके करीब नहीं गया। और ये कहानी उसी की है। मेरी माँ मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलाने ले जा रही थी, जबकि मेरे वालिद और मेरे भाइयों को ज़रा काम जाना था। जिधर हम जा रहे थे, माँ ने उनके घर की देखभाल करनी थी और मेरी माँ मेरी भी देखभाल बहुत बेहतर करती थी, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। हम घंटों तक ड्राइव करते रहे जब तक एक जगह रुकने का फ़ैसला नहीं किया। ये जगह पंजाब और सिंध के दरमियान एक हाईवे रेस्ट स्टॉप पर थी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, माँ ने देखा कि एक आदमी जो पहले से पार्किंग में था सब लोगों को घूर रहा था जो अंदर जा रहे थे या वापस आ रहे थे। जैसे ही हम अपनी गाड़ी से निकले, वो भी अपनी गाड़ी से निकल आया। मेरी माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया जब हम रेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे, मगर उसी वक्त उन्हें महसूस हुआ कि मैंने उनका हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लिया जो उस आदमी की तरफ से दूर था। अब जब माँ इस वाक़ये को याद करती है तो कहती है कि मेरे छोटे जहन के किस तरीके से इस आदमी में कोई ख़तरा महसूस कर लिया था। मैं जानबूझकर उससे दूर जा रहा था और रेस्ट रूम की तरफ तेज़ चल रहा था, जो मैंने कभी किसी और अजनबी के साथ नहीं किया था। जब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए तो देखा कि वो आदमी फिर से अपनी गाड़ी में बैठा और हमें देख रहा था। जैसे ही हम निकले, वो भी हमारे पीछे आ गया। मेरी माँ ने फ़ौरन समझ लिया कि ये आदमी हमें फ़ॉलो कर रहा है और उन्होंने हाईवे पे उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, मगर वो हर हाल में हमारे करीब आने की कोशिश करता रहा। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर ने नोटिस किया कि मेरी माँ बहुत बेचैन तरीके से गाड़ी चला रही है और बार बार पीछे देख रही है। उसने फ़ौरन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हमारे साथ अपनी गाड़ी पैरेलल कर ली और माँ से आंखों ही आंखों में बात की। फिर उसने अपने रेडियो पे दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को बुलाकर बताया कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अलग अलग रास्तों से आने वाले ट्रक हमारे हाईवे पे आ गए और उन्होंने मिलकर उस आदमी की गाड़ी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो हमारे करीब ना आ सके। जब माँ एक और रेस्ट स्टॉप पे हाईवे के लिए उतरी तो उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और माँ से बात की। उसने कहा कि उसने सब कुछ महसूस कर लिया था और पूछा कि हम ठीक हैं या नहीं। फिर वो हमें एक छोटे से होटल पे ले गया जहाँ हमने कुछ खाया पिया। थोड़ी देर बैठने के बाद जब माँ को सुकून महसूस हुआ तो उस ट्रक ड्राइवर ने फिर से हमारे साथ रोड पर वापस आने का फ़ैसला किया जब तक हम सेफ नहीं हो गए। आखिर एक पॉइंट पर हम अलग रास्तों पे चले गए तो उस आदमी से जो शायद मुझे और मेरी माँ को किडनैप करने वाला था या कुछ तो गलत करने वाला था, दुआ है कि हम कभी दोबारा ना मिलें उससे।
और उस ट्रक ड्राइवर के लिए जो शायद हमारी जान बचाने वाला फरिश्ता बना। शुक्रिया। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं ये अपना वाक़या सुनाने से पहले अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मेरे वालिद और वालिदा अलग हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कभी वालिदा के घर कभी वालिद के घर आना जाना लगा रहता है। मेरी वालिदा लाहौर के एक पुराने इलाके इशरे में रहती हैं, एक 2 मंजिला मकान में। मेरे वालिद बहुत बीमार थे, इसलिए मेरा ट्विन भाई और मैं कुछ अरसे के लिए मेरे वालिद के पास रहने लगे, जब तक कि अब्बू की तबीयत बेहतर ना हो जाए। मेरे पास अपना कोई कमरा नहीं था वहाँ पर। मेरा भाई दानिश और मैं अपने एक कज़न फैज़ान के साथ ऊपर वाले कमरे में रहने लगा। मेरे वालिद हालवे के आखिर वाले मास्टर बेडरूम में रहते थे, लेकिन मैं अपने भाइयों के साथ एक कमरे में सोना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं नीचे ड्राइंग रूम के सोफ़े पर सो जाता था। मुझे हमेशा उस घर से अजीब सी बेजारी महसूस होती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक गर्मियों की रात हम लेट घर आए, सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए और मैं सोफ़े पर लेट गया। मैं धीरे धीरे नींद की गहराइयों में चला गया। रात के किसी हिस्से में मेरी आँख खुल गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी ने सोफ़े से खींच लिया हो। मुझ पर एक अजीब सी घबराहट छा गई थी। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल जम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी भारी चीज़ मेरी सीने पर रख दी गई हो। मैं जितना भी ज़ोर लगाता कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा मेरे पास से होकर गुजरी। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया, ना चीख सकता था ना हिल सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही है। फिर एकदम वो वज़न उतर सा गया और मैं झटके के साथ उठकर बैठ गया। ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, फिर चुपचाप दोबारा लेट गया। मैंने किसी से इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा शायद ये कोई बुरी नींद थी या एक स्लिप पैरालिसिस था। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी और बिजली गिर रही थी, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और मैं अपने काउच पर लेटे लेटे नींद के करीब था। मेरी नज़र किचन की तरफ गई। किचन के एक बिल्कुल ही दाएं तरफ एक छोटा सा सन रूम था, जहां वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखी हुई थी। अंधेरे में मेरी आंखें एडजस्ट हो रही थी, तभी मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। एक काली सिलवटदार परछाई किचन और सनरूफ के दरमियान तेज़ रफ्तारी से चक्कर काट रही थी। वो कोई इंसान जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका जिस्म धुंधला था, जैसे हवा में घुल रहा हो। वो सनरूफ और किचन के दरमियान घूम रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं एक पत्थर की तरह बेहरकत पड़ा रहा, बस उस चीज़ को देख रहा था और मेरी सांसें तेज़ हो रही थी। बस 5 मिनट तक वो वहीं थी और फिर अचानक वो हवा में घुल गई। मुझे ऊपर वाले कमरे में जाना था, लेकिन उसके लिए मुझे किचन से गुजरना पड़ता। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं वहाँ से हिला तक नहीं और बिस्तर की रज़ाई अपने सिर तक खींच ली और फिर नींद में चला गया। अगली सुबह मैंने सबसे पूछा कि क्या रात को कोई नीचे आया था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सब ने कहा कि शायद मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। इसके कुछ दिन बाद ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरे वालिद भी बहुत बीमार थे, तो दानिश और मुझे कुछ अरसे के लिए अपने दादी के पास ही रहना पड़ा। हम पूरी तरह से अकेले रह गए थे। एक दफ़ा हम जब छुट्टियों के दौरान उस घर में रात रहने आए, मेरी अम्मी ने एक मसाज चेयर खरीदी थी और मैं उसी पर सो गया था। मेरा भाई कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में मसरूफ़ था, लेकिन रात के बीच दानिश ने मुझे झटका देकर उठाया। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, उसकी आंखें दहशत से फट रही थीं। मैंने घबरा कर पूछा, दानिश क्या हुआ? उसने कभी भारी आवाज़ में कहा, अहमद मैंने कुछ देखा। वहाँ बाल थे, हवा में उड़ रहे थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में बर्फ सी भर गई हो। उस रात मैं उसके साथ काउच पर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई।
ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।